नमस्कार सर, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार कल्पना जी। आप हमको बुलाती हैं और अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करने का मौका देती हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज मैं आपसे काफी ज्यादा, जैसे हमारे दर्शक जो होते हैं, कभी कभार हाँ जी। प्रॉपर्टी लेने का सोचते हैं कि जैसे यस अभी यस। नया साल आ रहा है कि हमें प्रॉपर्टी लेना है। हाँ उनका मन तो होता है, हाँ बट कभी कभी कभार रुकावटें आ जाती हैं या कुछ भी चीजें हो जाती है जिससे वजह से वो नहीं ले पाते हैं। हाँ तो जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुंडली में या जन्म पत्री हाँ में हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है या नहीं बन रहा हाँ, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज लिया है कल्पना। जैसे क्वेश्चन मेरे पास भी बहुत आते हैं। है। देखिए, सब लोगों की इच्छा है तो बहुत कुछ होती है। सब सब लोग सब पाना चाहते हैं। अपने अपनी जो भी उनकी कैपेबिलिटी है, जो भी उनकी आप कह सकते हो, जो भी उनकी कमाई है, जितनी भी उनके पास है ना, जिसका भी उसके पास पैसा है, उसकी क्षमता के अनुसार सब लोग अपना एक घर तो चाहते ही हैं। पर हर लोग तो घर नहीं ले सकते। मिलेगा तो उसी को जिसके प्रारब्ध में अचल संपत्ति का सुख भोगना है। ओके। तो सब कुछ जो होता है प्रिस्क्रिप्टेड है। पास्ट कर्मा के भी जो अच्छे बुरे बुरे कर्मा और अच्छे कर्मा किए उसी के अनुसार हम लोग या जो भी मानव है वो अपना ये पूरा जीवन भोगता है। तो पर अच्छी बात यह है कि हम ज्योतिष में कुंडली की सहायता से ये जान सकते हैं कि इस कुंडली में इस जातक के प्रारब्ध में प्रॉपर्टी का या संपत्ति का योग है या नहीं। अपनी संपत्ति बनाएगा, अपने दादाजी पिताजी की संपत्ति मिलेगी, ससुराल से संपत्ति मिलेगी, छोटी संपत्ति मिलेगी, एग्रीकल्चर लैंड, हर तरह की प्रॉपर्टी के बारे में जिसको अचल संपत्ति कहते हैं। कितनी अचल संपत्ति लेगा, लेगा नहीं लेगा, या किराए के मकान में जिंदगी चलेगी, ये सारी चीजें हम जान सकते हैं। तो कुंडली में जैसा हमको पता है कि 12 भाव होते हैं और जीवन की हर घटना किसी न किसी भाव से जुड़ी होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। तो अचल संपत्ति को हम एक बड़ी घटना के कॉन्टेक्स्ट में रख सकते हैं। और अचल संपत्ति के लिए हम लोग कुंडली के चौथे घर पे फोकस करेंगे। चल संपत्ति होती है जो कि जिसको कैश कहते हैं। ओके। वैल्यूएबल आइटम्स है, कैश है, और आपका ज्वेलरी वगैरह, ये सब तो सेकंड हाउस से आता है। पर जो अचल संपत्ति है, आपकी लैंड है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, बिल्डिंग है, रेजिडेंसीज हैं, ऑफिसेज हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी अचल संपत्ति में आएंगी और इसको हम चौथे घर से देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये ही देखना है कि कुंडली के अंदर चौथे घर की स्थिति कैसी है। चौथे घर को सबसे पहले एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम चौथे घर का जो स्वामी है, जिसको लॉर्ड कहते हैं, उसकी स्थिति कैसी है वो देखेंगे। और उसके बाद जो भूमि पुत्र मंगल ग्रह, मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, ये आप कह सकते हो ये चीफ गवर्निंग प्लानेट है भूमि के। किसी भी प्रकार की भूमि हो, संपत्ति हो, अचल संपत्ति के जो जिसको आप नेचुरल सिग्निफिकेटर कहते हो, वो मंगल ग्रह है। मंगल का नैसर्गिक स्वभाव है प्रॉपर्टी को देना, अचल संपत्ति को देना। तो सबसे पहले कुंडली में इन तीनों की स्थिति हम देखेंगे। कायदे में तो किसी भी कुंडली का हम डेलिनेट करते हैं तो हमें इसी तरीके से देखना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि एक एक इवेंट के 100 100 150 150 200 परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, याद करते रहते हैं, याद रहता नहीं है कुछ भी। धीरे धीरे भूल जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ ये कहीं पे भी हम लगा सकते हैं। तो चौथे घर को देखिए। चौथे घर की स्थिति क्या है, शुभ है, अशुभ है। शुभता का पता कैसे लगे। चौथे घर में शुभ ग्रह बैठे हैं। चौथे घर के अंदर केंद्र त्रिकोण के स्वामी बैठे हुए हैं। चौथा घर पाप कर्तरी नहीं है। मतलब चौथे घर का पाप कर्तरी ना होने का मतलब है कि तीसरे घर में और पांचवें घर में कोई पापी ग्रह नहीं बैठा। जब घर के दोनों तरफ पापी ग्रह बैठते हैं तो वो पाप कर्तरी हो जाता है और वो फल को फलित होने में उस भाव के परेशानियां आती हैं। तो पाप कर्तरी नहीं है, शुभ ग्रह बैठे हैं। तो और
उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है चौथे घर पे। शुभ ग्रह की दृष्टि क्या हुई? केंद्र, केंद्र का स्वामी हो, त्रिकोण का स्वामी हो, तो हम उसकी दृष्टि को शुभ कह सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि संसार का सारा धन बृहस्पति के अधीन है। ओके, तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए वो भी अच्छी है। शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो हम कह सकते हैं कि हमारा चौथा घर शुभ अवस्था में है। वहीं अगर चौथा घर पाप कर्तरी हो गया, उसमें त्रिक स्थान के लॉर्ड बैठ गए, मतलब 6 8 12 के लॉर्ड बैठ गए, या चौथे घर घर के ऊपर 6 8 12 के स्वामी की दृष्टियां पड़ रही हैं, शुभ ग्रह का प्रभाव न्यूनतम है, तो हम कहेंगे भाई चौथा घर अशुभ अवस्था में है। अशुभ अवस्था में है तो उसको प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा। ओके, हम ये नहीं कहेंगे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्योतिष में कोई भी इवेंट में सफल होना है असफल होना है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स लगते हैं तो घटना घटित होती है, कॉम्बिनेशन होते हैं तो घटना एवरेज होती है, तो या कभी सुख मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह से हो जाता है। दूसरी पोजीशन हम क्या देखेंगे कि चौथे घर के स्वामी की खुद की स्थिति क्या है, क्योंकि चौथे घर का स्वामी ही उसको प्रॉपर्टी दिलाने में मदद करेगा। तो चौथे घर का स्वामी शुभ अवस्था में कैसे जाने, उसके लिए हम देखेंगे चौथे घर का स्वामी कोई भी प्लानेट हो, अगर वो उच्च का होके बैठा है, अगर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, अपनी स्वय राशि के अंदर है, वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम मतलब नवमांश में भी उसी राशि में चला गया है। ओके, या चौथे घर का स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के साथ कंजंक्ट हो रहा है, योग बना रहा है, मतलब कनेक्ट हो रहा है, या उनके साथ दृष्टि संबंध बना रहा है, तो ये सारी चीजें हम कहेंगे कि चौथे घर का स्वामी शुभ अवस्था में है। जी। और इसका उल्टा अगर हो गया, चौथे घर का स्वामी अस्त है, चौथे घर का स्वामी नीच हो गया, चौथे घर का स्वामी त्रिक स्थान में चला गया 6 8 12 में, चौथे घर का स्वामी 6 8 12 के लॉर्ड के साथ बैठा है या उनके साथ दृष्टि संबंध बना रहा है, तो जितना ज्यादा अशुभ संबंध बनाएगा उतना ज्यादा उसमें प्रॉपर्टी लेने में उसको बाधा आएंगी। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो उसका कारक प्लानट है, कारक प्लानट इन द सेंस की जो भूमि भूमि दिलाने वाला प्लानट जो मंगल है, उसकी खुद की स्थिति क्या है। मंगल अगर केंद्र में उच्च का होकर बैठे तो बहुत अच्छा होता है, या त्रिकोण में भी बैठे, उच्च का होकर बैठे, और उसके बाद वो अगर चौथे घर या चौथे घर के लॉर्ड से संबंध बनाए, ओके, जो चौथे घर पे उसकी दृष्टि पड़ जाए, जैसे 10वें घर में बैठ के साथ चौथे घर को देख जाए, 9वें घर में बैठ के 8वीं दृष्टि डाल जाए, केंद्र में बैठ के चौथी दृष्टि डाल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अगर अगर घर भी शुभ अवस्था में हो गया, लॉर्ड भी शुभ अवस्था में है, और मंगल भी शुभ अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छी प्रॉपर्टी बनाएगा और मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाएगा। ओके, चौथे घर के ऊपर अगर चौथे घर के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए और चौथे घर के ऊपर जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है मंगल, उसकी भी दृष्टि पड़ जाए, फिर चौथा घर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। या चौथे घर का स्वामी और मंगल एक दूसरे को दृष्टि संबंध बना लें या एक साथ बैठे केंद्र त्रिकोण में, तो ये सारे फैक्टर मैंने आपको बताए हैं जो सारे बहुत पॉजिटिव हैं। और संपत्ति, ऐसा व्यक्ति अपनी आय से संपत्ति खरीदता है। ये जो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, जो फैक्टर्स बता रहा हूँ, ये स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी की है। मतलब प्रॉपर्टी तो हो सकता है आप अपने आपको अपने डैडी से मिल जाए, किसी को ससुराल से मिल जाए, या अपने दादा से मिल जाए, है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाए, कहीं से भी मिल सकती है। जो सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है, जो अपने पैसे से लिए, ये उसके सारे फैक्टर हमने अभी तक समझे। तो ये तीनों अगर अवस्थाएं हमें मिल गई तो समझ लो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसकी जन्म पत्री बहुत अच्छी बनी हुई है। उसके अलावा और भी बहुत योग हैं जो कि हमें प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि कुंडली के अंदर जो पहला घर होता है या पहला भाव होता है वो व्यक्ति का स्वयं का होता है।
वो व्यक्ति स्वयं है, तो पहले घर का संबंध स्वयं का चौथे घर से हो जाए, मतलब लग्न लग्नेश का और चौथे घर का और चौथे घर का स्वामी का, इनका आपस में जितना प्रगाढ़ संबंध होगा उतनी ही प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। पहले घर का स्वामी अगर चौथे घर में चला जाए और चौथे घर का स्वामी भी चौथे घर में बैठा हो, मतलब पहले घर का स्वामी और चौथे घर का स्वामी एक साथ चौथे घर में बैठे हो, तो ये प्रॉपर्टी का एक बहुत अच्छा योग बनता है, ऐसा व्यक्ति भी प्रॉपर्टी लेता है। और चौथे घर का स्वामी अगर अपने ही घर में है और आके लग्नेश उसको ज्वाइन कर ले, तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत बड़े भवन में, बल्कि आप कहोगे पैदा होता है, या फिर एक बहुत बड़ा भवन जिसको कहते हैं ना पौष बंगला, पैलेशियल बंगला, इस जी। टाइप का उसका बंगला उसको मिलेगा। तो एक और चार का जितना प्रगाढ़ संबंध हो, अब प्रगाढ़ संबंध कैसे हो सकता है कि फर्स्ट का लॉर्ड चौथे में बैठ जाए, चौथे का लॉर्ड फर्स्ट में बैठ जाए, तो ये बहुत प्रगाढ़ संबंध बन गया। फर्स्ट का लॉर्ड फोर्थ का लॉर्ड एक साथ चौथे में बैठ गए, ये भी एक मैंने भी आपको बताया इसके बारे में। जी। और इसमें अगर और प्लानेट भी अगर अच्छी अवस्था में, जैसे चौथे घर में मान लो चौथे घर का स्वामी उच्च काहू के बैठा हुआ है ना, या स्वय राशि में, तो उसकी जो प्रॉपर्टी जो भी उसको मिलेगी वो उच्च क्वालिटी की उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो एक तो ये हमने पहले और चौथे घर से जाना। उसके अलावा जो पत्री होगी हमारी हॉरोस्कोप होती है, उसमें 11वां स्थान है, ये इच्छा की पूर्ति का है और ये लाभ का स्थान भी है। तो चौथा घर अचल संपत्ति है और 11वां घर हो गया इच्छा की पूर्ति। किसी की मकान बनाने की इच्छा है, मकान का उस पर लाभ है उसकी पत्री में, तो क्या मतलब रहा कि चौथा घर चौथे घर का लॉर्ड, 11वां घर 11वें घर का लॉर्ड, ये दोनों भी आपस में अगर कोई प्रगाढ़ संबंध बना रहे हैं केंद्र त्रिकोण में, 11वें का लॉर्ड चौथे में बैठा है, चौथे का लॉर्ड 11वें में बैठा है, 11 का लॉर्ड चौथे का लॉर्ड दोनों एक साथ केंद्र में बैठ गए, दोनों एक साथ 10वें घर में बैठ के चौथे को देख रहे हैं, दोनों चौथे में बैठ गए, त्रिकोण में बैठ गए, तो ये योग भी बहुत शानदार योग है। ऐसा व्यक्ति भी मल्टीपल प्रॉपर्टी खरीदता है, एक नहीं दो नहीं, वो कई प्रॉपर्टी खरीदेगा। इसके अलावा एक और बहुत शानदार योग बनता है प्रॉपर्टी के लिए, जो कि चौथे घर और 10वें घर के बीच बनता है। 10वां घर व्यक्ति के स्टेटस का होता है, प्रोफेशन का होता है, अपने प्रोफेशन में वो किस हाइट तक गया है, पॉलिटिशियंस हैं, सीईओज हैं, ठीक है। तो सामाजिक स्तर, स्टेटस, प्रोफेशन सबके लिए 10वां घर होता है। तो 10वां घर और चौथा घर भी अगर आपस में प्रगाढ़ संबंध बनाते हैं, वही लॉजिक लगेगा, जिसको पीएसी कहते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट और कंजंक्टेड। ओके। तो चौथे घर 10वें घर के लॉर्ड आपस में एक दूसरे को आस्पेक्ट दे रहे हो, एक दूसरे के साथ कंजंक्ट होकर बैठे हुए, स्पेशली चौथे और 10वें घर में, या एक दूसरे को आस्पेक्ट डाल रहे हो केंद्र त्रिकोण में, तो ये संबंध भी बहुत प्रगाढ़ होता है। ऐसा व्यक्ति भी को भी संपत्ति अपने आय के द्वारा प्राप्त होती है। इसी योग के अंदर अगर चौथे या 10वें घर का संबंध बन रहा है, जी। जैसे चौथे घर का 10वां घर एक साथ बैठे हैं, कंजंक्ट हो रहे हैं, इन्हीं को अगर सैटर्न और मार्स भी देख जाएं, या सैटर्न मार्स भी उसको ज्वाइन कर ले, या एक स्थान से, जैसे कि आप ये मान के चलिए चौथा घर 10वां घर का लॉर्ड चौथे घर में बैठा है, मंगल बैठ गया आपका लग्न में, तो उसकी दृष्टि पड़ गई चौथे घर पे, उधर शनि 7वें घर में बैठ के 10वीं दृष्टि डाल दे, तो शनि और मंगल की भी चौथे और 10वें घर पे चारों चारों के आपस में आप क्या कह सकते हो, कनेक्ट हो गए। जी। ऐसे लोग तो इननंबरेबल प्रॉपर्टी बनाते हैं, ये प्रॉपर्टी का एक बहुत शानदार योग है, ऐसे लोग बहुत प्रॉपर्टी बनाते हैं। ओके। तो ये मैंने आपको जितने भी योग बनाए ये सारे के सारे ऐसे व्यक्ति आराम से बहुत प्रॉपर्टी बना पाते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी के लिए हमें खाली D1 चार्ट ही नहीं,
हमें चतुर्थांश में देखना चाहिए, जिसको D4 चार्ट कहते हैं। D4 चार्ट में अगर किसी के 10वें घर के अंदर मंगल बैठा है, ये भी प्रॉपर्टी पाने का एक बहुत ही प्रबल योग है। 10वें घर में मंगल बैठा है, क्योंकि देखिए काल पुरुष की राशि में 10वें घर में मंगल दिग्बली होता है। 10वें घर में मंगल दिग्बली होता है, 10वें घर में चतुर्थांश में मंगल बैठ के चौथे घर पे दृष्टि डाल जाए, तो समझ लो उसको प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है। और साथ में जो मैंने अभी फैक्टर बताए हैं प्रॉपर्टी के वो भी हैं, फिर तो भाई वो बहुत ही प्रॉपर्टी लेगा। तो ऐसे घर में पैदा होगा जिसको पूरा बहुत प्रॉपर्टी मिलेगी। पैतृक संपत्ति तो अभी नहीं मैं बोलूंगा, उसके लिए अलग योग बनते हैं, उसके हम आगे बात करेंगे। पर अपने ही पैसे से वो, आप कह सकते हो, अतुलनीय संपत्ति प्राप्त करेगा। ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए प्रॉपर्टी। अब आपने कहा कि आपके क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग कहते कि हम प्रॉपर्टी नहीं बना पाते। तो ये तो हमने प्रॉपर्टी वालों की बात करी कि जो प्रॉपर्टी बना पाते हैं। अब जो लोग प्रॉपर्टी नहीं बना पाते, उसका चौथे घर, जो कुछ मैंने बताया था उसका उल्टा कर दो। कैसे? चौथे घर का स्वामी अस्त है, नीच का है, त्रिक स्थान में बैठे हुए हैं, 6 8 12 के लॉर्ड से संबंध बना रहे हैं, चौथा घर पाप का तृय, 12 घर चौथे घर के अंदर 6 8 12 के लॉर्ड, इस तरह की चीजें हैं सारी। और साथ ही साथ चौथा घर ना 11 से कनेक्ट हो रहा ना 10 से कनेक्ट हो रहा है। ओके। और 3 5 और 10 एक्टिवेट हो रहे हैं कुंडली में। तो ये 10वां घर जो होता है ना, ये देखिए 7वां घर कुंडली में वो होता है जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदेगा। पहला घर तो व्यक्ति स्वयं है, 7वां घर वो होता है जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदेगा या बेचेगा। तो जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदेगा वो 7वां घर है, तो 7वें घर से चौथा घर खरीदने वाले की प्रॉपर्टी बन जाता है। तो 3 5 10 ये ऐसे घर हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छे नहीं है, ये तो बल्कि प्रॉपर्टी बिकवा देते हैं। जी। ओके। तो जिन लोगों का चौथे घर का संबंध अगर तीसरे घर से हो रहा है, क्योंकि तीसरा घर 12वें घर का लॉस है, सेपरेशन है, क्योंकि चौथे घर से 12वां हो जाता है। और 5वां घर सामने वाले का गेन है, तो 3 और 5 से कनेक्शन बनना, और साथ में 8 12 भी बन रहा हो, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है, ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं बना पाता है। पर साथ ही अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो 3 5 8 12 वाला, चौथे का कनेक्शन, और साथ में चौथे घर का लॉर्ड अगर राहु के नक्षत्र में, तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी लेने में बहुत परेशानी होती है। कारण, राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त प्राप्त नहीं है, राशि का कोई घर नहीं है। तो ऐसे लोगों को घर घर लेने में परेशानी होती है, और ये लोग किराए के घर में रहते रहते हैं। बल्कि अगर जिसका फोर्थ का सब लोग 3 5 10 दिखा रहा है, 8 12 दिखा रहा है, तो वो तो प्रॉपर्टी जो उसके पास है भी उसको बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बिकने के योग बन जाती सर क्या होता है कि कई बार कुछ लोग काफी ज्यादा लकी होते हैं या भाग्यशाली माने माने जाते हैं, है। हाँ तो हाँ 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 उनको अपने लाइक कह सकते हैं पूर्वजों से संपत्ति मिली होती है, जो उनके हाँ फादर हाँ फिर हाँ ग्रैंडफादर हो गए, हाँ, उनसे संपत्ति मिली होती है। तो बिल्कुल हम ये बिल्कुल। चीज भी कुंडली में या जन्म पत्री में देख सकते हैं कि जो हम कहते हैं पैतृक संपत्ति जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल तो देख हम सकते इस हैं। चीज। जी। हाँ एकदम देख सकते हैं। देखिए कुंडली के अंदर जो 8वां घर है, ये इनहेरिटेंस का होता है। इनहेरिटेंस जो कि आपको वसीयत में मिला है ना, जो आपको अपने बाप मतलब दादाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है, किसी ने मतलब आपको अपनी पीढ़ी में से किसी ने दिया है। 8वां घर वैसे ससुराल का भी होता है, वहां से भी मिलता है, तो वो भी से देखते हैं। पर 8वां घर इज मोस्टली नोन एज ए हाउस ऑफ इनहेरिटेंस। वैसे बहुत कुछ होता है, पर हम क्योंकि आज प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में वी विल सी 8वां घर एज ए हाउस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर हमें वसीयत मिल रही है, तो वसीयत तो कई तरह से मिल सकती है, पैसा भी मिल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि जायदाद की, तो 8वां घर जो कि इनहेरिटेंस का है, उसका लॉर्ड अगर चौथा घर जो कि प्रॉपर्टी का है,
उसके साथ संबंध बना ले, पीएसी, है ना। और साथ में 11वां घर भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि लाभ हो गया ना। तो जी क्या हुआ, वसीयत के थ्रू, इनहेरिट के थ्रू प्रॉपर्टी का लाभ हो गया। तो जिसकी भी कुंडली में 8वें घर का लॉर्ड या 8वां हाउस, चौथे हाउस का लॉर्ड, एंड 11th हाउस का लॉर्ड, ये आपस में पीएसी बना रहे हैं और केंद्र त्रिकोण में है, ऐसे जी लोगों को निश्चित तौर पे पैतृक प्रॉपर्टी मिलेगी। मुझे एक सेकंड हो गया, एक सेकंड। यस यस। तो एट्थ का लॉर्ड, 8th हाउस, 4th हाउस, फोर्थ लॉर्ड, 11th हाउस, 11th लॉर्ड, ये आपस में पीएससी बना रहे हैं। देखिए एट्थ का लॉर्ड मैं कहता हूँ 4th हाउस में, 11th हाउस में चला गया, तो 8th और 11th का कनेक्शन बना। और 8th हाउस के लॉर्ड को 11th में बैठे हुए 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहीं से दृष्टि डाल दे, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके ऊपर तीनों का कनेक्शन हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे प्रॉपर्टी मिलेगी। ओके। और एक और तरीका है, 8वें घर का लॉर्ड या 8वें घर में जो प्लानेट बैठा है, क्योंकि 8वां घर मैंने आपको बताया ना पैतृक संपत्ति का है, वो अगर वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम मतलब 8वें घर का लॉर्ड नवमांश में भी उसी राशि में, ऐसे व्यक्ति को भी पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस से कनेक्ट हो जाता है, तो उसको पैतृक प्रॉपर्टी तो नहीं बोलोगे, पर ये कह सकते हो उसके फादर विल हेल्प हिम टू बिल्ड हिज हाउस, फादर की तरफ से उसे प्रॉपर्टी बनाने का योग मिलेगा। पर 8वें घर का लॉर्ड अगर रेट्रो है, अस्त है मतलब कम्बस्ट है, या डेबिलेटेड मतलब नीच का है, तो ऐसे लोगों को वसीयत की संपत्ति प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये तो वसीयत की कहानी है, ठीक है। तो आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी। तो सर ये तो आपने बताया कि मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ये हम जन्म पत्री हाँ में देखते हैं। हाँ अब ये रहता है कि कुछ लोगों को जो पैतृक संपत्ति है, मतलब अपने हाँ। फादर या ग्रैंडफादर की जो भी हम कहे प्रॉपर्टी है, ठीक है, यस वो यस। मिलती है या नहीं मिलने वाली है। जैसे मुझे देखना है कि इन फ्यूचर मुझे क्या उनकी संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये चीज भी मैं जन्म पत्री के देख सकती हूँ। हाँ ये तो आप देख सकते हो, ये तो मैंने आपको जस्ट टोल्ड यू जी कि, ठीक है, 8 का संबंध 4 11 से मिला है तो निश्चित तौर पे मिलेगी। और ठीक है, 8वें घर का लॉर्ड वर्गोत्तम है तो मिलेगी। 8वें घर का लॉर्ड अगर अस्त है, नीच का है, रेट्रो है, तो फिर प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है। हाँ इसमें डिस्प्यूट जरूर आ जाते हैं कई बार, प्रॉपर्टी मिलने में डिस्प्यूट डिस्प्यूट भी आते हैं और शेयरिंग भी होती है। तो कई बार जो हमें प्रॉपर्टी मिलने वाली होती है उसके अंदर कई बार डिविजन्स हो जाते हैं, तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। क्या आप ऐसा तो नहीं कुछ पूछना चाह रही थी? जी, वो शेयरिंग भी होती है विवाद और प्रॉपर्टी की। मुकदमा जिसे हम कहते हैं। हाँ विवाद भी होता है, मुकदमा भी होता है, और प्रॉपर्टी शेयरिंग का भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी असल में वसीयत से ही जुड़ा हुआ है। देखिए 8th का सब लॉर्ड अगर 4 और 11 दे रहा है, मैंने आपको बताया वो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। जी पर 8th का सब, ये मैंने केपी की टर्मिनोलॉजी बोल दी, वैदिक की सेंस में हम बोलेंगे 8th का लॉर्ड अगर 4 11 से संबंध बना रहा है, पीएसी बना रहा है, मिलेगी। पर 8th का स्वामी अगर मंगल या सैटर्न है, तो खंडित, या जुपिटर है, तो डिवीजन होकर प्रॉपर्टी मिलेगी उसको, है ना, इनहेरिटेंस में हिस्सा मिलेगा। मार्स होगा तो थोड़ी झगड़ेबाजी भी होगी, फाइटिंग होगी, जो भी जितने भी उसमें लेने वाले हैं उनमें कुछ ना कुछ फाइटिंग होगी। और अगर शनि है तो उसको हिस्सा तो मिलेगा, पर उसको उसको छोटा हिस्सा आता है कंपैरिजन टू अदर्स। और जुपिटर है तो उसको सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह से भी आप कह सकते हो। तो ये भी हम चीजें दे सकते हैं। और आपने बात करी डिस्प्यूट की, डिस्प्यूट तो प्रॉपर्टी में बहुत होते हैं, आपको पता है, जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी जी वही कई बार सिर दर्द बन जाती है। और तो वो भी हम देख सकते हैं। देखिए कुंडली में जो छठा घर है,
छठा घर लिटिगेशन का, मुकदमेबाजी का होता है। छठे घर का संबंध अगर चौथे घर, अच्छा छठा घर लोन का भी होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते हुए लोन भी तो लेता ही है आदमी, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। कोई 2 करोड़ का फ्लैट लेगा, कोई 20-23 लाख रुपए कैश डाल देगा अपनी जेब से, क्या करेगा? उसका कोई और छोटा मोटा फ्लैट होगा, चलो 2 बेडरूम का बेच दिया, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेगा। आदमी की जितनी उसकी कैपेबिलिटी होती है, उससे 2 कदम आगे बढ़ के आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है। तो जी 1 करोड़ का उसने अगर इंतजाम कर लिया है, तो फिर वो सोचेगा मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लूँ। फिर 1 करोड़ का वो लोन लेगा, अगर उसकी इनकम इतनी है कि बैंक उसको लोन दे दे, है ना? तो लोन वाले चीज में भी छठे घर का रोल आ जाता है। परंतु छठे घर के अंदर ये लिटिगेशन और ये झगड़ेबाजी और मुकदमेबाजी भी आ जाती है। कब? जब छठे घर का लॉर्ड चौथे घर के लॉर्ड के साथ, पीएसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जब हम इसमें कहते हैं तो बहुत सारे संबंध बन जाते हैं। छठे घर का लॉर्ड चौथे में बैठा हो, चौथे घर का लॉर्ड छठे में बैठा हो, दोनों एक्सचेंज कर गए हो, चौथे घर का लॉर्ड छठे घर को आस्पेक्ट दे रहे हो कहीं से, चौथे घर का लॉर्ड छठे घर का लॉर्ड कहीं पे कंजंक्टेड हो गए हो, तो ये सब क्या हुआ, दो घर आपस में संबंध बना हुए। तो झगड़े का संबंध किससे हो गया? चौथे घर प्रॉपर्टी का है, तो झगड़े का संबंध लिटिगेशन झगड़ेबाजी की का हो गया। पर जी हर बार नहीं होगा। अगर छठे घर का जो लॉर्ड है वो शनि है, या शनि के नक्षत्र में है, या शनि के साथ कंजंक्ट है, या शनि के साथ पीएसी बना रहा है, मतलब शनि के साथ कनेक्ट है छठे घर का लॉर्ड, या राहु और केतु के नक्षत्र में है, या छठे का लॉर्ड राहु केतु के साथ कंजंक्ट है, शनि राहु केतु का उसमें अगर तड़का लग गया, छठे घर के ऊपर प्रभाव आ गया, तो ये मुकदमेबाजी में ले जाता है। और चौथे घर से कनेक्ट हो गया तो प्रॉपर्टी का झगड़ा। तो जब भी उसकी शनि राहु केतु की दशा चलेगी, है ना, और जो ग्रह 4 और 6 के संबंध बना रहे हैं उनकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरा चलेगी, उस दौरान में उसके प्रॉपर्टी के झगड़े खड़े हो जाएंगे। और 4-6 के साथ अगर 8वां घर भी बीच में घुस गया, तो उसकी जो है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाली जो स्टोरी हमने अभी देखी थी, जो हमने उसका जो क्वेश्चन है उसको देखा था, तो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी बहुत मुकदमेबाजी चलेगी। तो ये भी हम देख सकते हैं। बाकी देखिए, ये तो बहुत बड़ा विषय है, ये तो पूरा अपने आप में एक चैप्टर है, इसमें तो आप जी 2-3 लेक्चर में मुझे बुलाओ बोलते रह सकते हैं। आप कह अगली बार आप कह सकते हो कि कैसे पता लगे मुकदमा जीतेगा नहीं जीतेगा, कैसे पता पड़े कि वसीयत में जो मिलने वाला है वो फाइट करके मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ पैसा तो नहीं खिलाना पड़ेगा, बहुत सारे तरीके होते हैं। प्रॉपर्टी नहीं मिल रही दिख रही है तो कैसे बेचे। एक और भी प्रॉब्लम आती है कि लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, अभी तो आप मेरे से आज खरीदने का पूछ रही हो, बेचना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कि कैसे रेमेडीज होती हैं, एक्टिवेशन, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है, पर मुख्य मुख्य बातें जो आपने अभी तक मेरे से पूछी वो मैंने आपको बताई। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, नहीं, हम भी जानते हैं कि आगे जाके हमें प्रॉपर्टी मिलेगी, चाहे वो हाँ जी। पैतृक संपत्ति जिसे हम बोले, हम भी जानते हैं कि वो हाँ। आगे जाके हमें मिलेगी। लेकिन हाँ। कैसे मिलेगी और मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अभी आपने हाँ। विवाद और मुकदमा का बताया। तो इन सब हाँ। चीजों हाँ। में जो आपने बताया कि हाउसेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, कि इनसे पता हाँ। होता है कि हम अपने जन्म पत्रिका में ये देख सकते हैं कि हाँ, कोई आगे जाके आपकी संपत्ति मिलेगी, आप नई प्रॉपर्टी लेंगे, या कौन से हाउसेस मैटर करते हैं। तो आपने ये सारी हाँ। जानकारी हमारे दर्शकों को दी, तो हाँ। इसके लिए मैं जन्म आपका पत्री बहुत देख बहुत सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है जिंदगी में, जो कुछ होने वाला है सब कुछ उसमें लिखा होता है। पढ़ने वाला चाहिए। जी सर। पढ़ने वाला चाहिए। ठीक है। जी चलिए, सर, बहुत मैं बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत मौका बहुत दिया धन्यवाद करती हूँ सर अपने मैं आपका। दर्शकों के साथ रूबरू होने के लिए। थैंक यू जी वेरी सर, मच। थैंक यू सो मच सर।